जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कर्मपथ आईएएस में। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक है यूएस कोर्ट ब्लॉक्स ट्रम्प्स टैरिफ्स। मतलब के ट्रम्प ने जो पूरी दुनिया पे ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए थे उस पर यूएस की कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो आइए देखते हैं पूरी न्यूज। ये देखिए, यूएस ट्रेड कोर्ट ब्लॉक्स डोनाल्ड ट्रम्प्स लिबरेशन डे टैरिफ्स अंडर इमरजेंसी पावर्स लॉ। मतलब के जो डोनाल्ड ट्रम्प ने लिबरेशन डे टैरिफ्स लगाए थे यूजिंग मतलब के इमरजेंसी पावर्स का यूज करके, उसके ऊपर यूएस की ट्रेड कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये जानते हैं कि ये जो ट्रम्प के लिबरेशन डे रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे वो क्या है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ट्रम्प इसके पहले भी जब उनका फर्स्ट टर्म था और अभी सेकेंड टर्म में भी वो एक नारा देते आए हैं, वो है अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में वो क्या कहते हैं कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए बट वो सबसे पहले अमेरिका का हित ही सोचेंगे। जनरली यही होता है सभी कंट्रीज की पॉलिसी में, बट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प खुल के बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वी विल सी दैट इट विल बी बेनिफिटिंग अमेरिका फर्स्ट। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जब उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो उन्होंने खुल के बोला था कि हम लोग यूएसए की ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। इसका मतलब क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, उनकी शपथ ली, तब डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि आप एक रिपोर्ट मुझे सबमिट करो जहां पे पता चले कि हमारा क्या क्या ट्रेड में नुकसान हो रहा है, ट्रेड में हमें क्या क्या आगे बढ़ने की जरूरत है, क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। तो उसी के मुताबिक अप्रैल में ऑन 2 अप्रैल डोनाल्ड ट्रम्प ने 10% बेसलाइन टैरिफ और ऊपर से अलग अलग एक्स्ट्रा टैरिफ्स को लगाया था अलग अलग कंट्री के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगाया था, चाइना के ऊपर अलग लगाया था, जर्मनी के ऊपर, यूके के ऊपर, फॉर एग्जांपल सभी के ऊपर अलग अलग टैरिफ्स लगाए थे। बट 10% टैरिफ्स वो बेसलाइन टैरिफ था, मतलब कि सभी के ऊपर इतना तो लगेगा ही। और ये टैरिफ को ट्रम्प ने मतलब कि 2 अप्रैल को जब उन्होंने अनाउंस किया कि ये टैरिफ हम सब पे लगा रहे हैं, उसको ट्रम्प ने बोला था कि दिस इज द लिबरेशन डे। इसलिए ये जो टैरिफ है उसको जनरली जाना जाता है लिबरेशन डे टैरिफ के नाम से। आगे देखते हैं। बट क्या हुआ कि यूएस के साथ सभी कंट्रीज ने एक बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, एक नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने 9 जुलाई तक सस्पेंड कर दिया जो कि टैरिफ्स लगाए थे। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगाया गया है तो उसको कम करके 10% कर दिया गया अंटिल 9 जुलाई। क्यों कर दिया गया? बिकॉज इंडिया ने यूएसए के साथ नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया ट्रेड पॉलिसी के ऊपर। तो आइए देखते हैं। 28 मई को 3 जज की पैनल ने एक जजमेंट दिया। कहां पे? कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। ये जो कोर्ट थी उसका नाम था कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या जजमेंट दिया कि ट्रम्प के ये जो लगाए गए टैरिफ्स है ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के ऊपर यूजिंग अ इमरजेंसी लॉ वो लागू नहीं होंगे। तो ये जो 3 जज की पैनल थी उन्होंने ये डिसीजन दिया और ये जो कोर्ट है वो सुनाई दे रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि ये जो कोर्ट है वो इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट है, बट ऐसा नहीं है। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट्स होती हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, वैसे ही यूएसए में फेडरल कोर्ट्स होती हैं और उसके बाद सभी अलग अलग स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट्स भी होती है। बट जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है उसको चैलेंज करने के लिए वहां की फेडरल कोर्ट में जाना पड़ता है। और ये जो फेडरल कोर्ट है यूएसए के अंदर उसका नाम है कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब कि जो ट्रेड के रिगार्डिंग जो डिसीजंस लिए हैं वो यहाँ पे चैलेंज होते हैं। तो ये रूलिंग में कोर्ट ने क्या बोला है कि ट्रम्प डिडंट हैव द लीगल राइट टू मेक सच ब्रॉड टैरिफ चेंजेस ऑन हिज ओन। मतलब कि ट्रम्प के पास इतने ज्यादा लीगल राइट नहीं थे कि वो टैरिफ में इतने ज्यादा चेंजेस कर सके। ये केस किसने किया था? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ 12 डेमोक्रेट लेड स्टेट्स ने किया था। जैसे यहाँ इंडिया में बीजेपी, कांग्रेस और ऐसे ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, यूएसए में मेनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका नाम है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी। जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो है रिपब्लिकन पार्टी से और डेमोक्रेट पार्टी है वो मेनली रिप्रेजेंट किया था, जैसे लास्ट प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, वो डेमोक्रेट पार्टी से थे। तो जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं सभी अलग अलग स्टेट्स के, वैसे ही यूएस के 12 अलग अलग डेमोक्रेट लेड स्टेट्स हैं, उनके अटॉर्नी जनरल ने ये लॉ सूट फाइल किया था कोर्ट में। तो आइए जानते हैं आगे ट्रम्प ने कौन से लॉ का यूज करके ये टैरिफ्स लगाए थे। क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जब भी कोई एक्शन लेती है उसको बैक करने के लिए कोई भी लॉ का यूज करना पड़ता है। ऐसे ही गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले सकती, उनको पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके
लॉज बनाए जाते हैं और वही लॉज का यूज करके गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है। तो ट्रंप ने यहाँ पे एक लॉ है उसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट ऑफ 1977। उसका यूज करके सभी कंट्रीज, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के ऊपर यह टैरिफ्स लगाए थे। तो हम आगे देखेंगे कि क्या है ये लॉ और ट्रंप ने किस तरीके से इसका वायोलेशन किया। कोर्ट ने ये बोला है कि प्रेसिडेंट, ये नहीं बोला कि ट्रंप ने, यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि कोई भी प्रेसिडेंट डजंट हैव सच पावर्स अंडर दिस एक्ट टू मेक सच ब्रॉड टैरिफ चेंजेस। इसका मतलब है कि कोई भी राष्ट्रपति के पास इतना ज्यादा पावर नहीं है कि वो इतने ज्यादा टैरिफ में चेंजेस कर सके। एक और जजमेंट देखते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि क्यों प्रेसिडेंट ये एक्शन नहीं ले सकते इतने ज्यादा। तो कोर्ट ने बोला है कि एन अनलिमिटेड डेलीगेशन ऑफ टैरिफ अथॉरिटी वुड कंस्टिट्यूट एन इम्प्रॉपर एब्डिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू अनदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्लियर मीनिंग ये होता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है रिगार्डिंग टैरिफ, उसका जो पावर है वो लेजिस्लेटिव पावर है और ये डिसीजन लेके ट्रंप ने जो दूसरी ब्रांच थी गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, उसका हनन किया है। तो यहाँ पे हमारे कई दोस्तों को पता नहीं होगा कि ये जो लेजिस्लेचर है, ये जो एग्जीक्यूटिव है, उसका डिफरेंस क्या होता है। ये देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर सभी की सभी गवर्नमेंट्स चलती है। जो स्टेट होता है, नॉट द राज्य की बात नहीं कर रहा, जो इंडियन स्टेट जैसे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, उसको स्टेट बोला जाता है। और स्टेट के अंदर 3 मेन बॉडीज होती है, वो है लेजिस्लेटिव, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव और तीसरी होती है जुडिशियल। और ये सभी के जो पावर्स होते हैं उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर सभी के पावर्स डिफाइन किए जाते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, जैसे इंडिया में लोकसभा है, राज्यसभा है, उसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जैसे हमारे मंत्री होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को इंक्लूडेड करके सभी अलग अलग मंत्री होते हैं जो कि गवर्नमेंट को चलाते हैं, उनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। और जुडिशियल मतलब के जो कोर्ट्स होती हैं, वहां के जो जजेस होते हैं, वो जुडिशियल के अंदर आते हैं। इंडिया में क्या है ना कि जो लेजिस्लेटिव है उसके जो मेंबर्स हैं उनमें से इकट्ठा किए जाते हैं और उसके ऊपर से एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं जो हमारा लेजिस्लेटिव है और हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो इस तरीके से, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के अंदर से ही आता है। मतलब कि हम जो हर 5 साल में जो हमारे नेता चुनते हैं उन्हीं में से हमारे मंत्री चुने जाएंगे। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में ऐसा है कि जो लेजिस्लेचर है उसका रोल पूरा का पूरा अलग रहता है और ये जो एग्जीक्यूटिव है वो कभी भी लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं बन सकते। मतलब कि लेजिस्लेचर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव से टोटली डिफरेंट काम करेंगे और जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशियल से अलग काम करेंगे। मतलब कि देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3 ऑफ द बॉडीज। लेजिस्लेचर कभी भी एग्जीक्यूटिव के काम के अंदर नहीं आएगा, एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशियरी के काम के अंदर नहीं आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए। आगे देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा है कि गिविंग अनलिमिटेड पावर्स टू प्रेसिडेंट टू सेट एनी टैरिफ्स अंडर IEEPA वुड गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो IEEPA जो एक्ट है वो बनाया गया था रिगार्डिंग इमरजेंसी इन, मतलब के जो इमरजेंसी सिचुएशन होगी तभी उसको यूज करने के लिए बनाया गया था। और जो IEEPA है उसके अंदर अगर प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर्स दिए जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा। कोर्ट ने यह बोला है। ये जो एक्ट है उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो टैरिफ्स है उसका यूज, मतलब कि उनमें चेंजेस कर सकते हैं कब, ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी व्हेन देयर इज अ सीरियस थ्रेट। मतलब कि जब बहुत ही सीरियस थ्रेट होगा यूएसए को, तभी वहां के प्रेसिडेंट है वो इतने मतलब के चेंजेस कर सकते हैं। कोर्ट ऑल्सो रूल्ड, मतलब कि कोर्ट ने ऐसा भी रूलिंग दिया बोल के कि द कोर्ट होल्ड्स फॉर द फोरगोइंग रीजंस दैट IEEPA डज नॉट ऑथराइज एनी ऑफ द वर्ल्ड वाइड रिटेलिएटरी और ट्रैफिकिंग टैरिफ्स ऑर्डर्स। मतलब के जो IEEPA एक्ट है उसमें कहीं भी रिटेलिएटरी या फिर वर्ल्ड वाइड या फिर ट्रैफिकिंग के टैरिफ ऑर्डर दिए नहीं जा सकते। फिर the worldwide and the retaliatory tariff orders exceed any authority granted to the president by IEEPA to regulate importation by means of tariff। मतलब के जो अमेरिका इंपोर्ट करता है
उसके ऊपर रेगुलेशन लगाने के लिए IEEPA के अंदर कोई भी ऐसे पावर प्रेसिडेंट को नहीं दिए गए हैं, बट फिर भी प्रेसिडेंट ने उसका यूज करके यह ऑर्डर्स पास किए हैं। इसकी वजह से इसको रोक दिया गया। सी टैरिफ अंडर सेपरेट लीगल प्रोविजंस डजंट गेट अफेक्टेड बाय दिस रूलिंग। ये जो रूलिंग है उसके अंदर जो अलग अलग लीगल प्रोविजंस, मतलब मैंने जो बोला कि जो लॉ है वो लॉ का यूज करके, जो अलग अलग लॉज है उसका यूज करके अगर कहीं पे भी टैरिफ लगाए गए हैं तो इसके अलावा जो लॉ है वो अगर हनन नहीं है इसमें, तो वो यहाँ पे रूलिंग लागू नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे यह कह रहे हैं कि सिर्फ यही जो टैरिफ्स लगाए हैं उन पर रोक लगा रहे हैं कोर्ट। तो सी व्हाट डज द रूलिंग मीन फॉर इंडिया। इसमें इंडिया के लिए क्या फायदा क्या नुकसान है, तो हम देखेंगे कि जब से ये टैरिफ लगाए गए हैं तब से इंडिया एक नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी थी यूएसए के साथ रिगार्डिंग टैरिफ। तो आगे क्या हुआ था कि इंडिया के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया गया था कि आप एग्रीकल्चर में जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स में, जो कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें चेंजेस लाइए। जो एग्रीकल्चर है, जो हमारी अभी भी बैकबोन बताई जाती है, उसके अंदर चेंज करना इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ना ही ये सिर्फ एक पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है, बल्कि यह फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम बचाए रखें। जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं कि जेनेटिकली एक क्रॉप को मॉडिफाई किया जाता है जिससे वो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बीटी कॉटन का क्या आपने सुना होगा। बीटी कॉटन एक जीएम मॉडिफाइड क्रॉप है। अभी इसको लेके क्या इशू है कि हम जो यूएसए के अंदर जो जीएम मॉडिफाइड जो उनके सीड्स होते हैं उसको यहाँ पे आने नहीं देते। क्यों? बिकॉज सी जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स अच्छे तो होते हैं, बट इशू ये रहता है कि हमारे एनवायरनमेंट में कैसे अफेक्ट करेगा उसको अगर हम नहीं देखते तो वो हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाएगा और हमारी फूड सिक्योरिटी को हार्म करेगा। इसके अलावा यूएस हम पे प्रेशर बना रहा है कि आप डेटा लोकलाइजेशन और पैटर्न मेटर्स के ऊपर भी एक्ट करिए। डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है कि जो हम डेटा यूज करते हैं, ट्रम्प ये चाहते हैं कि उसको फ्रीली मूव करने दिया जाए। और 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डेटा। अगर डेटा को यूएस में यूज हम करने देंगे तो दैट मे बी हार्मिंग अवर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। और जो डेटा होता है उसको यूज करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज एक होल्ड लगाए बैठी होती है, और हमारा डेटा इतने 140 करोड़ लोगों का डेटा अगर यूएसए में पड़ा रहेगा तो कंपनीज वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करेगी और यहाँ पे कम इन्वेस्ट करेगी। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है डेटा लोकलाइजेशन का। सी डिस्पाइट प्रोग्रेस इन नेगोशिएशन, मतलब के नेगोशिएशन में ट्रंप ने ही बोला था कि हम बहुत क्लोज आ गए हैं डील को ब्रेक करने के लिए, मतलब कि डील होने ही वाली है यूएस और इंडिया के बीच में। बट फिर भी ट्रंप थ्रेटन करते रहते हैं कंटिन्यूअसली इंडिया और चाइना को कि कंपनीज को वहां नहीं जाना चाहिए। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एप्पल के जो सीईओ है, उनके जो ओनर है, उनको बोला था कि आप अगर इंडिया के अंदर जाएंगे तो हम आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। सी दिस इज वेरी डेंजरस। ट्रंप एक बार ये बोलते हैं, दूसरी बार ये बोल देते हैं। पहले तो उनको बोल दिया गया था कि आप वहां पे जाइए ही मत, फिर बोल दिया कि आप अगर जाएंगे वहां पे फैक्ट्री बनाएंगे इंडिया में तो आपके ऊपर हम 25% टैरिफ लगा देंगे। सी इससे फायदा इंडिया को ये होगा कि अभी इस पर रोक लगा दी गई है तो ये हमारे लिए एक ब्रीदर साबित होगा, मतलब कि हमें सांस लेने की कोई इमरजेंसी नहीं होगी कि हम नेगोशिएशन जो कर रहे हैं उसका डिसीजन जल्दबाजी में ले लें। दूसरा, ये एक लेवरेज की तरह एक्ट करेगा, मतलब कि इंडिया को पता है कि यहाँ यह जो टैरिफ है वो हनन कर रहे हैं वहां के लोग का, इसीलिए हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट इतने ज्यादा टैरिफ नहीं लगा पाएंगे इन फ्यूचर। तो इसीलिए हम नेगोशिएशन में भी अभी थोड़े बेटर पोजीशन पे आ गए हैं आफ्टर दिस रूलिंग। तो आइए देखते हैं आगे। ट्रम्प टीम यूज इंडो पाक टेंशंस टू जस्टिफाई टैरिफ, मतलब कि ये जो टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने उसको जस्टिफाई करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट में खुलेआम बोला कि इंडो पाक टेंशंस में हमने टैरिफ्स का यूज करके वहां पे सीज फायर करवाया। सी एडमिनिस्ट्रेशन टोल्ड द कोर्ट दैट इंडिया पाकिस्तान सीज फायर वाज अचीव्ड ओनली बिकॉज ऑफ, यहाँ पे ये जो ओनली वर्ड है ना वो थोड़ा शक की सुई खड़ी कर देता है यूएस के ऊपर कि वो बोल रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ युद्ध इसीलिए रोक दिया, गोलियां इसीलिए चलानी रोक दी बिकॉज उन्होंने एक टैरिफ लगा दिए थे और टैरिफ का यूज करके
उन्होंने सीज फायर ब्रेक कर दी, मतलब कि सीज फायर को संभव कर दिया। इंडिया ने यह क्लेम क्लियरली और फर्मली, मतलब के सबके सामने आके बोल दिया है कि ऐसी कोई भी डील नहीं हुई थी। पाकिस्तान ने सामने से आके बोला कि प्लीज आप रोक दीजिए, हम चाहते हैं कि आगे ये टेंशन्स ना बढ़े। और ये जो पाकिस्तान ने बोला था वो क्लियरली इंडिया की जो ऑफेंसिव एक्शंस थी उसी की वजह से ये बोला था। इसीलिए यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर उनकी वजह से हुआ और टैरिफ्स की वजह से हुआ। Administration also argued that Trump was also able to shape foreign policy because of the tariffs। मतलब कि जो ट्रंप है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप कर रहे हैं यूजिंग टैरिफ्स। बट सी ये केस हमेशा से रहा है, सभी कंट्रीज के साथ रहा है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को टैरिफ्स के साथ जोड़ के हमेशा ही देखते हैं। However, the Federal Trade Court ruled that administration exceeded the legal authority। मतलब कि कोर्ट भी समझ गया और कोर्ट ने भी बोल दिया कि आप कितने भी बहाने दीजिए बट ये आपकी लीगल अथॉरिटी से बढ़ के आपने काम किया है, इसीलिए कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सी ट्रम्प टीम यूजेस इंडिया पाकिस्तान सीज फायर टू जस्टिफाई टैरिफ्स, कोर्ट रिजेक्ट्स डिफेंस। मतलब कि कोर्ट ने बिल्कुल ही ना बोल दिया कि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी चीज में, और इंडिया ने भी क्लियरली बोला है कि नहीं, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ट्रम्प? ट्रम्प आगे क्या कर सकते हैं? तो सी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्लियरली बोल दिया है कि ये जो डिसीजन है उसको हम नहीं मानते हैं, और वहां के लीडर्स ने ये भी बोल दिया कि अनइलेक्टेड जजेस, मतलब के जजेस जो कि इलेक्शन से पास नहीं होते, should not decide how to address national emergency। जैसे मैंने आपको बोला कि लॉ में लिखा था कि प्रेसिडेंट ये पावर्स का यूज इमरजेंसी के टाइम पर कर सकते हैं, और ये वहां के जो लीडर्स हैं वो ये बोल रहे हैं, रूलिंग लीडर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि जजेस को डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वहां के जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी को कैसे लेते हैं। बट ये भी बोला है कि वो रिस्पेक्टफुली एग्री भी करेंगे और ये जो है रूलिंग उसको मान भी देंगे, मतलब कि उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, उस पर अभी रोक लगा देंगे। इसके अलावा जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अभी अपील भी कर दी है यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर फेडरल सर्किट में। जैसे मैंने बोला कि इंडिया में अलग अलग कोर्ट्स होती हैं, वैसे ही यूएस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, वहां उन्होंने एक उससे ऊपर के कोर्ट में अभी अपील कर दी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे भी जजमेंट ये आता है कि आप नहीं लगा सकते इतने बड़े टैरिफ, तो लास्ट ऑप्शन जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास है वो वहां की फेडरल सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि अभी भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत रास्ते हैं जिससे वो ये ट्रेड मतलब टैरिफ लगा सकते हैं। डिस्पाइट लीगल चैलेंजेस, मतलब कि लीगल चैलेंजेस के होते हुए भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। वो अभी भी टैरिफ का यूज करके फॉरेन पॉलिसी शेप करेगी, और ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लगाती रहेगी एज पर एक्सपर्ट्स। मतलब कि ये अभी भी अलग अलग तरीके ढूंढते रहेंगे टैरिफ्स लगाने के लिए। ये देखिए, ट्रम्प एडमिन अपील्स यूएस कोर्ट रूलिंग ब्लॉकिंग टैरिफ, मतलब कि जो यूएस कोर्ट का जो रूलिंग था जो ब्लॉक कर रहा था टैरिफ को, उसके अगेंस्ट में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अपील कर दी है। ये टॉपिक का यहीं पे एंड करते हैं, और ये है हमारा प्यारा भारत, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू मेक इट सोने की चिड़िया अगेन। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।